नमस्कार। द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बढ़ती शिकायतें और संगठन में गुटबाजी और तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर शीर्ष नेतृत्व का चिंता बढ़ा दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और यह चर्चा बखूबी हर किसी के जुबान पर सुनी जा सकती है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता मायूस हैं और बैठे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम अपने पॉलिटिकल एडिटर, द बंगाल डेली के पॉलिटिकल एडिटर सत्येंद्र प्रताप सिंह से। सर, क्या स्थिति लग रही है सत्ता परिवर्तन के बाद? लगातार जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं और शीर्ष शीर्ष नेतृत्व को भी इस मामले पे बयान देना पड़ रहा है, किस नजरिए से देखा जाना चाहिए इसको? देखिए, दो तरीके हैं इसके। पहला चीज तो यह है कि सत्ता बदला है, व्यवस्था बदली है, लेकिन वो कल्चर नहीं बदला है। कल्चर है वही है जो तृणमूल कांग्रेस के समय हुआ करता था। इसकी वजह भी है क्योंकि जिस रफ्तार से तृणमूल कांग्रेस से कार्यकर्ता या नेता भी कह सकते हैं कि भाजपा में शरीक हुए हैं, तो इसका असर तो पड़ना ही था। लेकिन खास करके बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत पुरानी बीमारी है। जब वामफ्रंट का 34 साल का शासन खत्म हुआ था और ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, तो चुनाव के पहले गिने चुने कुछ वामपंथी जरूर शामिल हुए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे। वही ममता बनर्जी जो उनको हरमत वाहिनी बोला करते थे, वही हरमत वाहिनी इसके अंदर आए और पूरी तरह इस व्यवस्था को ऐसा बना दिए कि लोग त्राय त्राय माम करने लगे यहाँ पे। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद, खास करके चुनाव परिणाम आने के बाद जिस भारी संख्या में अन्य दलों से लोग जो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, इससे यह असर होना ही था। सर, एक सवाल ये उठती है कि भाजपा की जो नीति रही है सैद्धांतिक राजनीति की, और कैडर बेस पार्टी माना जाता है कि बीजेपी की जो राजनीतिक करने की तरीका है वो कैडर बेस है। लेकिन 4 मई के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद अचानक बीजेपी के स्थानीय नेताओं पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कहीं कहीं से जो वीडियो आ रहे हैं, इस पे किसी तरह का यह महज आरोप है या इस पे कुछ कहना भी जल्दबाजी है? इसके लिए इंतजार करना होगा क्या? और नहीं, देखिए, इसमें दो दो तरीके से सोचना होगा आपको। पहला चीज क्या है कि करीब 17-18 राज्यों में भाजपा की सरकार है या एनडीए की सरकार है, और हर जगह अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी मुख्यमंत्री के साथ एक या दो उप मुख्यमंत्री जरूर हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिर्फ मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। यानी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पूरा पावर भाजपा आलाकमान ने दे रखा है। दूसरी तरफ संगठन के जो प्रधान है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो समीक भट्टाचार्य है। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, समीक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी। अगर दोनों के बयान को अगर आप गौर करें तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों दो धारा में चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कहीं किसी गलत काम में लिप्त नहीं है, और अगर इस तरह की कोई घटना सुनने को आती है तो मुझे डायरेक्ट आप फोन पे बताएं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी वो सिरे से ही खारिज करते हैं कि भाजपा में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप समीक भट्टाचार्य के बयान को देखें तो वह लगातार कहते आ रहे हैं कि भाजपा की यह संस्कृति नहीं है और भाजपा इसको बर्दाश्त करते ही नहीं करेगी। और वो यहां तक कि कह रहे हैं कि अगर हमें 20-25 एमएलए खोना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाजपा सरकार के सेहत पे। इसलिए वो कुर्बानी देने को भी तैयार है 20-25 एमएलए को। यानी उनके पास ये रिपोर्ट है कि 20-25 ऐसे एमएलए भी हैं जो इस काम में लिप्त हैं। सर, सवाल ये उठ रहा है कि जब से समीक भट्टाचार्य का यह बयान आया है कि जरूरत पड़ी तो हम 20-25 विधायकों को भी पार्टी से निष्कासित करने में संकोच नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष नेतृत्व के पास यह खबर तो जरूर है कि सत्ता परिवर्तन के बाद उनके पार्टी के विधायक, उनके पार्टी के नेता ही जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम भविष्य में पार्टी को झेलना पड़ेगा। नहीं, इसको भी फिर आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष है। बार बार समीक भट्टाचार्य ये भी बोल रहे हैं कि मैं समीक भट्टाचार्य के हैसियत से नहीं बोल रहा हूं,
मैं भाजपा के नेता के हैसियत से, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूं, और साथ ही भाजपा नेतृत्व जो हमें दायित्व दिया उस आधार पर कह रहा हूं कि भाजपा कार्रवाई करेगी। लेकिन भाजपा के तरफ से अगर कहा जाए तो सिवाय समीक भट्टाचार्य की बयानबाजी के ऐसा कोई कदम अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा है कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि भाजपा इसके प्रति कोई तनिक भी गंभीर है। इसलिए मामला धीरे धीरे और उलझता जाएगा। सर, हाल फिलहाल में संगठन की एक बैठक हुई थी जिसमें सुनील बंसल और जो भी पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, उसमें शुभेंदु अधिकारी, तमाम कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, ये सभी लोग शामिल थे। उसके बाद इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के पास एक इनपुट तो है कि पार्टी के संगठन के बीच और नेताओं के बीच कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तभी इस तरह की शिकायतें आ रही है। महज इसे एक राजनीतिक आरोप माना जाए या वास्तविक में जमीन पे ऐसी समस्याएं हैं जो पार्टी से नेतृत्व तक पहुंच रही है? नहीं, सिर्फ इसे राजनीतिक आरोप आप नहीं कर सकते। अगर आप फ्लैशबैक में चलेंगे तो सत्ता में आने के पहले भी भाजपा में कई गुट हुआ करते थे। अगर आप किसी भी भाजपाई शीर्ष नेता से अगर बात करते तो एक दूसरे के प्रति ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफलाइन आपसे बात करता तो बताता कि उसके अंदर क्या क्या कमियां और उसके चलते क्या क्या संगठन में दिक्कतें आ रही हैं और सरकार आने में कितनी दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये मान के चलना होगा कि आरएसएस का योगदान था, भाजपा संगठन का योगदान था, पूरे देश से जो एमएलए एमपी आके यहाँ प्रचार किए, गांव शहर कस्बे तक गए, इसलिए उनका भी योगदान था। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं का योगदान था, बूथ लेवल तक इसकी मेहनत की गई, बूथ लेवल के जो वर्कर थे उन्होंने काम किया तो सत्ता में आप आ गए। लेकिन जो पहले से जो बना हुआ था, क्या कह सकते हैं कि आप जो ग्रुप बना हुआ था, उसमें जब टीएमसी से लोग आ गए तो कुछ और भी बड़ा ग्रुप हो गया। तो पहले ही सत्ता के आने के पहले ही उस चीज को ये नहीं संभाल पा रहे थे। अब ये ग्रुप जो है थोड़ा और भी विस्तृत हो गया है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक चीज हमें और भी गौर करना पड़ेगा कि अभी अभी आप देखे होंगे कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कितने महीने बाद उनकी नई टीम का गठन हुआ है। अभी आपको फिर इंतजार किया जा रहा है कि अभी मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा 2024 में सत्ता आने के बाद एक पहला विस्तार होने जा रहा है। इसके बाद हो सकता है कि सारी कवायदे पूरी होने के बाद भाजपा जो है बंगाल पे भी ध्यान दे। सर, एक सवाल के जवाब में आपने अभी कहा था कि बीजेपी की जहां भी शासन है, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां पे मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री की जगह बनी हुई है और वहां पे कहीं पे एक, कहीं पे दो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या आप पार्टी की राजनीतिक समझते हैं, दूरदर्शिता समझते हैं, या कोई स्पेशल तरह का प्लान समझ रहे हैं सर? नहीं, इसमें दो तीन चीजें थी। मेरे विचार से इसमें दो तीन पहलुओं पे इस पे भी सोचना होगा। पहला तो ये कि भाजपा को भी पता था कि यहाँ कई सारे ग्रुप हैं और अगर सारे लोगों को अगर हम इसमें शामिल करेंगे तो बहुत सारे डिसीजंस लेने थे। जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर था, बहुत सारे मामले ऐसे थे जो ममता बनर्जी की सरकार लटका के रखी थी। अगर उसमें उप मुख्यमंत्री टाइप दो तीन और लगा दिए तो फिर वो फैसला लेने में देरी होगी। वो चाहते थे कि शुरू के जो कुछ एक महीने हैं शुभेंदु अधिकारी स्वतंत्र तरीके से अपना निर्णय ले सके। इसके पीछे बेसिक कारण यही रहा होगा कि जिससे काम को अंजाम दिया जा सके और रास्ता दिखाया जा सके। ये कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने 100 दिन के कामकाज में उस रास्ते को तैयार कर दिया है और रास्ते पे सरकार चल पड़ी है। अब रही बात बदलाव देखने की, तो बदलाव देखने के लिए एक चीज तो एक क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें क्या क्या चीजों की कमियां और क्या क्या और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद भाजपा को भी पहली बार बंगाल में सत्ता का स्वाद मिला है। इस दरमियान उसने 100 दिन के अंदर यह भी देख लिया कि कौन व्यक्ति उनके लिए उप मुख्यमंत्री के लायक हो सकता है या नहीं हो सकता है। संभव है कि निकट भविष्य में बंगाल में भी उप मुख्यमंत्री देखने को मिले। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही सर कि शुभेंदु सरकार यानी बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में और उसके 100 दिन पूरे हुए। तो इस 100 दिनों के क्रियाकलाप शुभेंदु अधिकारी की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा आपको दिखता है सर? नहीं, देखिए, किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ 100 दिन में अगर होता तो 5 साल के लिए सरकार नहीं चुनी जाती। लेकिन यह है कि आपने देखा होगा कि हर पार्टी आजकल कहती है कि पहले 100 दिन में हम क्या करेंगे, और भाजपा के तो संकल्प पत्र में ही 100 दिन का जिक्र होता है। जी सर, इसलिए अगर इसीलिए 100 मैं दिन बात के कर अगर रहा हूँ कि 100 दिन की चर्चा सबके जुबान पे है और पार्टियां भी जब अपनी घोषणा पत्र जारी करती हैं तो उसमें मेंशन रहता है कि आने वाले पहले 100 दिन में हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। इसलिए मैं इस पे सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। हाँ, बिल्कुल सही है, आपका सवाल सहज है। अब लोग कहते हैं ना कि सुबह देख के ही दिन का अंदाजा लग जाता है कि दिन कैसा होगा।
सुबह देख के दिन का अंदाजा लग जाता है। वैसे कहा जा सकता है कि शुरू के 100 दिन देख के अंदाजा लग गया है कि सरकार सही दिशा पे चल रही है। अब है कि उसमें कितनी तेजी लानी है, कहाँ कहाँ कोई रुकावटें आ रही है, उसे दूर करना है, कैसे करना है। लेकिन रास्ता मार्ग जो उन्होंने चुना है वो बिल्कुल सही है और इसी मार्ग पे सरकार को चलना भी था। लेकिन हाँ, जहां तक वो जो आप जो पहले की बात कर रहे थे संस्कृति की, ये जो कार्यकर्ताओं वाली, असंतोष वाली और ये कटमनी, तोलाबाजी और ये सब तमाम चीजें, इस पर अभी तक सरकार का रुख साफ नजर नहीं आ रहा है। इसमें मुझे कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए और इतना एनर्जेटिक डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए द बंगाल डेली। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हर राजनीतिक अपडेट के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।